नमस्कार दोस्तों। इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं या कुछ क्वेरीज को लेकर के हमने पेरेंट्स से कुछ सवाल मांगे थे और हमें कुछ सवाल मिले भी हैं जो कॉमन हैं। उन सवालों को हमने निकाल लिया है। स्पेसिफिक किसी बच्चे से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल पूछना है पर्टिकुलरली, तो फिर उसकी उम्र के साथ उसका बिहेवियर पैटर्न और वो पूरा पैटर्न हमें बताना होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या सोचते हैं, उसको अच्छा या बुरा क्या मानते हैं, वो आप इसको कंसिडर नहीं करना है। जस्ट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, उसके बेसिस पे हम कुछ प्रोसेसिंग करके हम ये बता सकते हैं कि उस बच्चे के लिए पर्टिकुलरली आपको क्या स्टेप्स जो हैं वो अपनाने होंगे उसकी परवरिश के, उसकी एजुकेशन के और इस दौरान उसके बिहेवियर को उस तरह से रखने के लिए जैसा आप चाह रहे हैं, और क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है इनके। तो ये तो थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। बट अभी जो सवाल हमें मिले हैं, हम उन सवालों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जितना पॉसिबल होगा इनका, मैं उस हिसाब से आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा, बजाय इसके कि कोई ऐसा जवाब दिया जाए जो कॉमन हो और प्रैक्टिकली फिजिबल ना हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम ऑफ किड्स नॉट एबल टू फिजिकली प्ले द वे दे यूज्ड टू बिफोर लॉकडाउन। डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है। किसी पेरेंट के पास स्पेस की भी कमी हो सकती है उसके घर में, और ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपने घर में मतलब कर सके उस तरह से जैसे वो पहले करता था। जो बच्चे खेलते थे और जिनका काफ़ी समय खेलने में गुजरता था, उन बच्चों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है कि आप अपने घर में इंतज़ाम कर सकते हैं बॉक्सिंग पंच का। उसको आप हैंग कर सकते हैं कहीं पर, उसके ऊपर थोड़ी एनर्जी लगाएंगे। बॉक्सिंग पंच में क्या है कि कुछ भी किसी बैग में आप, बैग इन द सेंस किसी बोरे में, किसी कट्टे में हम या किसी लंबे से बैग में हम डाल करके, जैसा पंचिंग बैग होता है, और उसके बाद हम उसे हैंग कर लें अगर कहीं पर, वहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कदम ताल करते हैं वैसे हम दौड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ही जगह पर थोड़े से स्पेस में ही इसकी जगह हो जाएगी। दूसरा, स्ट्रेचिंग करने के साथ साथ हम लोग योगासन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ और उन बॉडी पार्ट्स के लगभग सभी बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल हो जाता है, और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वैसी ही बनी रहती है जैसे हमें खेल में चाहिए होती है। तो जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम वैसे ही कैरी ऑन कर सकते हैं। बाकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे आसन हैं, ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने पर्टिकुलर कोच से बात करके कि अभी जो है हमारे पास इतना स्पेस है, यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं। और अगर आप घर के बाहर आंगन में आपके पास जगह है तो उसका इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए अब आप ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड में फ़िज़िकल एक्टिविटी अलग तरीके से होती है और घर में हम अलग तरीके से कर पाएंगे। यहाँ जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जब वो ग्राउंड में बच्चा जब खेलता था तो वहाँ उसके साथ उसकी उम्र के बच्चे होते थे, वहाँ उसको गाइड करने के लिए उसका कोच होता था। लेकिन आज कोच नहीं है। और अगर पेरेंट्स साथ में उसके वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें और साथ में उसके साथ लग के वो करें। बल्कि मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ कि बच्चा हमेशा ये चाहता है कि वो अपर एज पे रहे, तो आप कोशिश करिए कि उसे कमांड दें, मतलब उसे कमांड करने दें आपको, और वो कमांडिंग पोजीशन में आकर के वो कोच करे आपको बेसिकली, कि देखना मेरे पोज ठीक हैं कि नहीं, देखना मैं ठीक से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि नहीं।
और अगर 2 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो और ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर आप सर्कल बना के या फिर किसी रूम को भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बाहर आंगन नहीं है। कई बार फ्लैट्स में हमारे साथ ऐसी दिक्कत हो जाती है कि छोटे फ्लैट्स हैं और फिर जगह नहीं है, तो तब क्या करें हम। तो ये यकीनन एक प्रॉब्लम है, बट इसका सलूशन आप लोग फाइंड कर लेंगे जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया है। दूसरा सवाल यहाँ पर आया है कि आजकल बच्चों के साथ उनके दोस्त नहीं रहते हैं और या फिर वो उनसे मिल नहीं पाते हैं या उतनी बात नहीं हो पाती, तो हाउ टू मैनेज देयर इमोशनल वैक्यूम। दोस्त को अगर आप थोड़ा सा गौर से थोड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ देखेंगे कि दोस्ती किसके साथ बच्चा करता है या कोई भी इंसान है वो किसके साथ दोस्ती करता है, आप किसके साथ दोस्ती करते हैं। दोस्त वो होता है जो आपकी सुनता भी है, मतलब अपने सुनाने के साथ साथ वो आपको सुनता भी है। और सबसे लंबे समय तक दोस्ती वही चलती है जब सामने वाला आपको सुनने के बाद जजमेंटल नहीं होता है। अगर वो आपको जज नहीं करता है, अगर वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे आप हो, तो वो आपका लंबे समय तक दोस्त बना रह सकता है और उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स में शामिल हो जाए। सो अब आपको थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो आपके बच्चे की उम्र क्या है और उसको किस तरह की चीज़ें पसंद होंगी। भाई जैसे कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल 6 साल से कम उम्र का है, तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को दौड़ना, कुश्ती करना और मतलब उछल कूद करना और ऐसे ही मतलब एक्टिविटीज़ करना पसंद होगा जो किसी अडल्ट को या किसी मैच्योर आदमी को, जहाँ वो मैच्योर पर्सन क्या सोचता है कि मैं एक जगह बैठ के अपना काम करता रहूँ शांति से और मेरे घर में शांति बने रहे। वो चुप्पी चाहता है, वो शांति चाहता है। बच्चे चाहते हैं सीखना और वो अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करना का उनके पास एकमात्र रास्ता होता है वो उछल कूद करना। तो उनके साथ हंसी मखौल करना, उनके साथ बातचीत करना और उनके साथ वैसी ही हरकतें करना जैसी वो करना चाहते हैं। इमोशनल वैक्यूम भरना बहुत आसान है बच्चों के केस में, क्योंकि बच्चे बहुत एक्सेप्टिंग होते हैं। तो हम लोग पेरेंट्स हैं जो बच्चे बहुत एक्सेप्टिंग होते हैं और पेरेंट्स कई बार वैसे ही बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते जैसा वो है, उसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसे बदलना चाहते हैं। तो एक तो ये कोशिश करिए फाइंड आउट करने की कि ये जो आदतें हैं या ये जो बातें हैं या ये जो वो बच्चा कर रहा है ये वो उसकी नेचर में कितना है, उसने उसमें से सीखा कितना हुआ है। मतलब एक चीज़ होती है कि नेचर का हिस्सा होता है इंसान का और एक उसकी परवरिश का, उसके एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। तो उसने एनवायरनमेंट से कितना लिया है और उसकी नेचर कौन सी है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको बदला जा सकता है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको नहीं बदला जा सकता। जो चीज़ें नहीं बदल सकती हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जो चीज़ें बदली जा सकती हैं उसके लिए हमें अप्रोच वो रखनी पड़ेगी जिस तरह से बदली जाए। यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी बच्चे को चैलेंज करते हो तो एक बच्चा वो है जो आपकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। पुराने टाइम में आपको याद होगा हमारी दादी नानी जो हैं वो छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए करती थी कि लो दूध पी लो। वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं पीना है, तो फिर वो डायलॉग एक इस्तेमाल होता है कि तेरे से नहीं पिया जाएगा ये तो वो कहता है कैसे नहीं पिया जाएगा, लाओ मैं पी के दिखाता हूँ। यानी कि वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। एक जगह दूसरा बच्चा भी है जिसे अगर कोई उसका बड़ा या उससे जिससे वो प्यार करता है वो कह दे कि तेरे से ये नहीं होगा, तो वो उसको मान बैठता है और वो कहता है ठीक है मैं नहीं करूँगा। तो ये जो सेम डायलॉग है ये दो बच्चों पे अलग अलग असर कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसको जानें, आप उसको समझें और उसके हिसाब से अपने बिहेवियर में चेंज लेकर के आएँ।
क्योंकि अगर सचमुच आप चाहते हैं कि वो आपको समझे, तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी कि आप उसे समझना शुरू करें पहले। समझाने पे फोकस कम से कम करें, समझने पे फोकस करें, उसको सुने। सुनने के बाद हो सकता है कि वो कुछ गलत ऐसी चीज़ें कर रहा हो जो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है कि आपको लगता हो कि वो गलत है चीज़ें। तो जब वो ऐसा कुछ कर रहा है तो यू नीड टू एक्सेप्ट, उसकी उम्र के हिसाब से, जिस वक्त उसकी ज़रूरतें हैं। कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जैसे कि कुछ कॉलेज गोइंग जो बच्चा है या फिर टीनेजर है कोई बच्चा, उसके साथ एक समस्या हो सकती है जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसके कितने दोस्त थे पहले, अब कितने दोस्त हैं, फिर जो फिज़िकल चेंजेस उसमें आ रहे हैं उनका कितना बड़ा रोल है, और उनको आप कितने खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन जो है वो अच्छा बन पाए। तो ट्राई टू रिमेन कनेक्टेड विद योर किड, बजाय इसके कि उसको कनेक्ट करते रहें, आप उसके साथ कनेक्ट होइए, आप उसको समझिए। उसको अभी फ़िलहाल इस दौर में, फ़िलहाल कम से कम, क्योंकि इस वक्त उसके पास सिर्फ आप हैं, तो इस दौर में उसको करेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आप थोड़ा सा अपने पास्ट में जाइए और देखिए कि आपके ऊपर, प्रेजेंट में भी, कि आपके ऊपर किसी की बताई हुई बातों का कितना असर होता है, आप किसी की बात को कितना समझते हैं। मेरे ख्याल से हर इंसान की एक टेंडेंसी है सीखने की और बात को समझने की, और वो बात को वैसे ही समझता है जैसे वो समझना चाहता है, या जैसे उसकी परवरिश हुई है, या जैसे उसकी कंडीशनिंग हुई है, या जैसे उसका तरीका है सीखने का। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको थोड़ा सा अभी ओपन होना पड़ेगा, और उस वैक्यूम को भी फ़िलहाल आप ही भर सकते हैं। हो सकता है कई बार आपको उसके साथ उसकी मनपसंद चीज़ें देखनी पड़े टीवी पर, या फिर मोबाइल, उसमें किसी प्रोजेक्टर या कंप्यूटर, जहाँ भी आप लोग कोई एंटरटेनमेंट करते हैं, तो उसको आप आगे रख के और कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा है कि बच्चे 2 हैं या 3 बच्चे हैं घर के अंदर, तब एक समस्या हो जाएगी। और उस केस में आपको क्या करना है कि देन आप एक गेम घर के अंदर ही बना सकते हैं। उस गेम में आप लोग जैसे पर्ची डालने वाला एक गेम हमने लगा लिया कि आज का जो दिन होगा वो जिसकी पर्ची आएगी उसके हिसाब से चलेगा। आप बच्चे को लीड करने का मौका दीजिए, उसके साथ उसको, मतलब अगर वो लड़का है या लड़की है उसके हिसाब से आप उसे कमांड देने की कोशिश कीजिए कि आज इसके हिसाब से होगा, और देखते हैं वो कैसे लीड करता है पूरा दिन। कुछ गलत, मतलब कुछ चीज़ें टूट भी सकती हैं, कुछ ख़राब भी हो सकता है, पर डोंट वरी, आई डोंट थिंक इतना बड़ा नुकसान होगा, इसका फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। और या फिर आप डेज रख सकते हैं कि एक दिन हम इसके ये रहेगा, जिसको देखने देना चाहता है देखने दे, दूसरे बच्चे को ना देखना दे तो ना दे, कल को तेरा नंबर आएगा, परसों को तेरा आएगा। और ऐसे करके हम सीख जाएंगे कि हमें साथ रहना है तो हमें किन किन चीज़ों पे एडजस्ट करना होगा। हमें याद है, मुझे याद है, जब हम खेलते थे तो जिसका बैट होता था उसकी अलग अकड़ होती थी, और जिसकी अलग अकड़ होती थी फिर वो अपने हिसाब से कोशिश करता था। लेकिन अगर बाकी के लोग फिर उसको अकेला छोड़ दें कि जाओ अपना बैट लेके दौड़ जाओ, अकेला खेल ले, तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती थी। उसे पता लगता था कि सिर्फ बैट अपना होने से काम नहीं चलेगा, बाकी लोग भी हमारे साथ होने चाहिए। और मुझे एक कम्युनिटी की एक फीलिंग जो है उसके अंदर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अगर हम फॉलो चाहते हैं कि बच्चा हमें फॉलो करे, तो इन दैट केस उसे लीड करने का भी मौका आपको देना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा कि जो अगर आपको फॉलो करने वाला आदमी फॉलो नहीं करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। एंड लेट हिम एक्सपीरियंस। आई थिंक ये बड़ा अच्छा मौका है आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का, और कुछ भी ऐसा नहीं नुकसान होने वाला इससे।
अगर बच्चा आपसे कनेक्ट हो रहा है और वो थोड़ा ज़्यादा भी टीवी देख रहा है तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नुकसान की बात है आज। अगर वो आपसे कनेक्ट हो रहा है, ये एक पहला पॉइंट है। चीज़ों के माध्यम से नहीं, आपकी पार्टिसिपेशन के माध्यम से, मतलब आपका पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, कि आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप मैंने इसका जवाब दिया है, बट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा और थोड़ा सा और, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन था, तो मैं थोड़ा और डिटेल में बता पाऊँगा आपको। स्क्रीन टाइम जो है बहुत इज़ वेरी अनवांटेड अडप्शन करंटली, हाउ टू मोटिवेट किड्स टू यूज़ इट रैशनली। ये एक तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन पढ़ाई का एक किस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरा अपना बेटा, जो दुनिया जिसको वंडर किड के नाम से जानती है, यशस्वी बल्हार आया, यू कैन फाइंड हिम ऑन गूगल ऑल्सो। ही इज़ इन क्लास 9, अभी प्रमोट हुआ है, उसका स्कूल मैंने बदल दिया है अभी, तो अभी वो बीच में है, स्कूल नया लगा नहीं, पुराना भी चल रहा है अभी से। तो उसकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के केस में क्या हो रहा है कि हम लोग उसको स्क्रीन तो हमें देनी ही पड़ रही है, या तो वो लैपटॉप पे बैठेगा या फिर वो मोबाइल पे बैठेगा, और कई बार लेक्चर ख़त्म हो जाए या सामने कनेक्शन कट जाए तो वो स्क्रीन का इस्तेमाल भी कर रहा है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा छोटा बच्चा है, अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा 3 या 4 साल का है, तब तो आपको मोबाइल को कहीं पर छुपा कर ही रख देना चाहिए मेरे ख्याल से। ज़्यादा छोटा बच्चा है तो आपको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा ये नहीं समझता कि आप मोबाइल पर अपना काम कर रहे हो, आप कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हो। वो ये समझता है कि अगर ये बंदा मोबाइल पे लगा हुआ है तो मैं भी लग सकता हूँ। आप अपना फेवरेट काम कर रहे हो, वो अपना फेवरेट कर रहे हो। अब तो स्क्रीन टाइम जो है वो इसलिए भी बढ़ गया है कि और कोई काम करने को नहीं मिल पा रहे हैं बच्चों को, और एंटरटेनमेंट के दूसरे रास्ते नहीं मिल पा रहे, पार्क में नहीं जा पा रहे, ग्राउंड में नहीं जा पा रहे, स्कूल में नहीं जा पा रहे, फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहे। ये एक प्रॉब्लम है बड़ी। बट स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल मुझे लगता है कि पेरेंट्स साथ लग के करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसके कि इसको बंद करें। स्क्रीन टाइम का अल्टरनेटिव बहुत अलग सा है, यानी कि अलग सा इन द सेंस कि अब वो सारी सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट जिनके लिए पॉसिबल है मैं उनके लिए बता देता हूँ। स्क्रीन जिसको पसंद होती है, ज़्यादा पसंद होती है, जिसको लत होती है आमतौर पे, कार्टून्स की स्पेशली, वीडियो गेम्स की, या मूवीज़ भी नई नई अलग अलग तरह की, उन बच्चों का विजुअल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। और जिन बच्चों का विजुअल इंटेलिजेंस हाई होता है वो बच्चे बहुत अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, ज्योग्राफी में वो ऑप्शन एक ले सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं, और मतलब आँखों से होने वाले जो काम हैं वो बहुत खूबसूरत कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत अच्छे मतलब ऐसे डिज़ाइनर होते हैं, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, कार डिज़ाइनिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, चाहे घर के डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर हो, चाहे कैसी भी वेब डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, यूनिक डिज़ाइनिंग, या बट डिपेंडिंग अपॉन कि विजुअल भी हाई है और अगर क्रिएटिव भी है तो आप समझ लीजिए कि कितना अल्टीमेट वो बच्चा है। तो उसके लिए आप उसे कुछ भी ड्रॉ करने को दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं आर्टिस्ट के लिए, किसी अच्छे आर्टिस्ट से। स्क्रीन टाइम का सबसे अच्छा रास्ता है कि सारे घर वाले मिलके पेजेस पर अपना कुछ ना कुछ बनाते रहें। अगर कलर्स पॉसिबल हैं, अगर आपके आसपास जो दुकानें हैं एसेंशियल्स वाली, या कोई ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन इन द सेंस कि फ़ोन पे अगर आपके घर पे पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं पहुंच पाते तो जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं इस वक्त उन्हीं का इस्तेमाल करके आप उस स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं।
और उसको कम करने का एकमात्र तरीका ये यही है कि आपकी पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज़रूरी है। और बजाय इसके कि हम उन गेम्स के माध्यम से उसे कुछ अच्छा सिखाएं, ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद योर चाइल्ड। अच्छा सिखाने के रास्ते और बहुत आएंगे, अभी रहने दीजिए, अभी सिर्फ कनेक्ट होने पे फोकस कीजिए। अगर वो कभी उसके मुंह से, उसकी ज़बान से गाली निकल रही है, अगर वो थोड़ा कभी कभी गुस्सा कर रहा है, अगर वो थोड़ा सा आपको लगता है कि जैसे हम दोस्तों में बात करते हैं, क्योंकि अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे ऐसे ही तो बात हम नहीं करते ना हर जगह। तो बच्चा जैसे दोस्तों में बात करता है, जैसे वो ओपन होगा, जैसे वो खुलेगा, उसकी ज़बान से कुछ गालियाँ भी निकल सकती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी निकल सकते हैं जो अनवांटेड हो। तो ट्राई कीजिए कि उस वक्त इस दौर में उसे ज़्यादा ठीक ना करें। हम समझ जाएगा, वो बच्चा भी समझ जाएगा, हम भी समझ गए, और आने वाले वक्त में वो भी जान जाएगा कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं। लेकिन वो अगर अभी आपसे उसका कनेक्शन कट गया तो वो बाद में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये एक पॉइंट है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत बेहतरीन दौर है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर के बेड पे लेटे हों और आप देर तक लेटे ही रहें, पढ़ाई की कोई बात ही ना करें, नंबरों की कोई बात ही ना करें, करियर की कोई बात ही ना करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जैसे मैं आपको एक दो इंसिडेंट बताऊं। मेरा एक दोस्त हैं, एडवोकेट देवेंद्र शौरान भिवानी से। तो वो अपनी लाइफ का एक किस्सा बता रहे थे, कल ही बता रहे थे, इसलिए मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई IRS हैं, उनके बड़े भाई IFS हैं सॉरी। और उन्होंने सोचा कि मैं अपने छोटे बेटे को भी उनके पिताजी ने मतलब कि छोटे बेटे को मैं IAS बनाऊंगा। तो एक दिन उनको फ़ोन करके पूछ लिया कि बेटा क्या करना चाहते हो बड़ा होकर के, तो क्या बनना चाहते हो। तो वो क्योंकि हरियाणा से हैं तो बोलते हैं मैं तो पिताजी मानस बनना चाहूँ। मानस मतलब हम लोग इंसान को बोलते हैं। एंड वो मोमेंट था जब वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने उसी दिन बोला कि बेटा अब तेरे से कभी नहीं पूछूंगा कि क्या बनना चाहता है, मुझे उससे आगे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरा अपना बेटा मुझे पूछता है एक दिन कि पापा आप इतने बड़े काउंसलर हो, आप इतने फेमस काउंसलर हो, पूरी दुनिया से आपके पास लोग आते हैं, क्योंकि मेरे पास बाहर से भी लोग आते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से। तो वो मुझे कहने लगा कि पापा आप सबको, पेरेंट्स को गाइड करते हो कि आपको बच्चे को कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, मुझे आपने कभी नहीं बताया कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं पेरेंट्स को ये कभी नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को ये बनाइए। हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे मैंने अभी आपके बच्चे के लिए बताया कि अभी मैंने जैसे विजुअल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल आपको दिया कि वो इतने सारे फील्ड्स ले सकता है। जब हमारे पास जो इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास हज़ारों की संख्या में फील्ड्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है हमारे पास। तो हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि इस तरह का काम करेगा तो ये बच्चा हमेशा खुश रहेगा, विच इज़ आवर बेसिक प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब जो हमारी। तो मैं हमेशा एक बात उसे बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे उस बच्चे को बचपन से मैंने एनालाइज कर लिया, मेरे पास सबसे बढ़िया सब्जेक्ट था उस दौर में ये। तो वो एनालाइज करने के बाद मैंने जान लिया और मैं उसको उस तरह की क्लासेस में भेजना शुरू कर दिया। तो एक दौर में वो था जब वो कहते थे कि एक बड़ा स्लो लर्नर है बेटा, मतलब यशस्वी, बट 5 साल की उम्र में उसने पहला नेशनल रिकॉर्ड बना लिया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। अब उसे ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते हैं। 1500 के करीब किताबें पढ़ चुका है। लॉन टेनिस का नेशनल चैम्पियन है, स्केटिंग का, चेस का स्टेट चैम्पियन है। 4-5 साल से लगातार जो है वो
ओलंपियाड्स में गोल्ड्स आ रहे हैं उसके, ऑल इंडिया रैंक 1 के लेवल तक। फाइन, अपनी किताब लिख रहा है आजकल। दूसरी क्लास में था वो, तब उसने 10th तक का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कर दिया था, मतलब जो अभी 9th में है उसे वो सारा सिलेबस लगभग आता है। सो मैंने उसे जंप नहीं कराया था, सिर्फ उसने सिलेबस कर लिया था। क्लासेस जो है उसको एग्ज़ाम्स में नहीं बिठाया था, एग्ज़ाम उसको पेपर दे के देखा। सो मैं उसे हमेशा ये कहता हूँ, अब उसे मालूम है बड़ा होगा, जैसे जैसे वो थोड़ा और बड़ा होगा तो उसे अपने पैशन का पता लगना शुरू हो गया है। अब तो वो अपने आप बोलने लग गया है कि मेरा यहाँ भी जाने का मन है और मेरा यहाँ भी जाने का मन है। क्योंकि एक आदमी के पास सिर्फ एक इंटेलिजेंस नहीं होती है, एक इंसान के पास कई सारी इंटेलिजेंस होती है। बाकी अगर गार्डनर को अगर समझें तो 8 इंटेलिजेंस होती हैं, उनमें से 4 प्रायोरिटी पे टॉप पे होती हैं और 4 कम होती हैं। मतलब ऑब्वियसली, मतलब आधे से एक एवरेज से ऊपर 4 होंगे और 4 एवरेज से डाउन होंगी। तो जो पहले 4 रैंकिंग वाली इंटेलिजेंस हैं, उनसे जुड़े हुए हज़ारों की संख्या में हमारे पास प्रोफेशंस हैं। तो बजाय इसके हम उन प्रोफेशंस की तरफ भागें कि बच्चे के लिए हमारे पास क्या स्कोप है, बेटर रहेगा कि हम बच्चे के पैशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उससे रिलेटेड क्लासेस ज्वाइन करा देंगे हम। ये लॉकडाउन खुलने के बाद रेगुलर पढ़ाई चल रहा है, 22 घंटे अपनी रेगुलर पढ़ाई, अपने रेगुलर लाइफ को चलता रहे। 2 घंटे अपने पैशन वाली चीज़, जो उसका पैशन है, उसको हम ट्रेनिंग कर दें। तो जब वो बड़ा होगा तब वो ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग कर चुका होगा। क्योंकि आपने में से जिन पेरेंट्स ने कुछ देखा हो, जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए कारों का शौक है फॉर एग्जाम्पल, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आप देखिए वो कैसी कार पसंद कर रहा है। दिखने में सुंदर कार पसंद कर रहा है, वो विजुअल इंटेलिजेंस का असर हो सकता है। खरीदने में महंगी कार इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ वाले दोस्तों का, उसके पीयर ग्रुप का प्रेशर हो सकता है। वो महंगी कार पसंद कर रहा है या सुंदर कार पसंद कर रहा है, ये देखना आपका काम है। वो किस तरह की चीज़ों को पसंद कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी बड़ी होती है। हम इसकी पेरेंटिंग की क्लासेस भी हम जब लेते हैं तो हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि अगर बच्चे का ये तरीका है सोचने का और वो ऐसे बात कर रहा है तो उसका ये मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके पास कौन सी इंटेलिजेंसेस है, वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, ये उसके करियर को डिफाइन करने में डेफिनेटली एक मददगार टूल या एक बात साबित हो सकती है। यहाँ स्क्रीन का, क्योंकि सवाल स्क्रीन से रिलेटेड था, स्क्रीन टाइम से रिलेटेड था, तो यहाँ पर यही बात सामने आएगी कि वो जो स्क्रीन जिसे पसंद है तो विजुअल इंटेलिजेंस हाई है, तो उसके लिए आपको आप एक टास्क की तरह ले सकते हैं, यानी उसकी स्किल्स को डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल हम एक नाटक का या एक 30 मिनट की किसी सीरीज़ को हम ले लें या किसी सीरियल को या किसी मूवी को हम ले लें अगर, तो उसमें से हम आधा घंटा चूज़ करते हैं कि चलो हम लोग ना वो बनाएंगे, एक गेम खेलते हैं आधा घंटे में, और उस आधे घंटे में हम लोग जो भी यहाँ होगा, जो भी इसमें मूवी में होगा ना, हमको सवाल बनाएंगे। तो आप अपने सवाल बनाइए। ऐसा भी सवाल बना सकते हैं कि जब वो वहाँ उस गली में खड़ा था या जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो बैकग्राउंड में क्या था, ये नाम किसका था, उसके कुत्ते का, उसकी सड़क का, उस गली में क्या लिखा हुआ था। यानी कि ट्राई टू मेक हिम ऑब्जर्व थिंग्स। क्योंकि जो फिल्म डायरेक्टर जो बनते हैं या जो फिल्म एक्टर बनते हैं, वो दूसरों की फिल्मों को इतना देखना पड़ता है उनको, दूसरों के काम को, तो ये कोई बुरी बात नहीं होती है। वहाँ से आपके अंदर वो जो है उसका उसके बीज पनप रहे होते हैं, वो उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा हमें कि इट मे बी बेटर कि इस दौर में ये बच्चा इस चीज़ को देख रहा है, वो उसके लिए अच्छा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उस दौर में जिसने सोचा था कि ऐसा होगा, चाहे देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बहुत बड़ा वायरल हुआ था अभी पहले
कि उसने कैसे संघर्ष किया, उसके पैशन को लेकर के उस बंदे ने, या जितने भी लोगों ने कुछ किया है अपने फील्ड में, उसके आसपास के लोग, उसके माँ बाप तो उसे इसी बात समझाने पे लगे रहे कि तुम नॉर्मल लाइफ जी लो ना, जैसे बाकी लोग जी रहे हैं, पढ़ाई करो, हो जाए तो यूपीएससी की तैयारी करो, नहीं होता है एचएस की तैयारी कर लो, नहीं होता है तो स्टेट सिविल सर्विसेज की कर लो, नहीं हो रहा है तो एसएससी देख लो, नहीं हो रहा है तो एचपीएससी या कोई और बोर्ड देख लो, कोई और जॉब देख लो, टीचर कोई गवर्नमेंट जॉब देख लो, और कुछ नहीं हो रहा अपना बिजनेस कर लो, एंड देन ऑप्शन आता है। बजाय इसके हम शुरू में ही उस तरफ सोचना शुरू कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और पिछले 17 सालों से जितने लोगों से मैं कांटेक्ट में आया हूँ इसी फील्ड पे काम करते हुए, मैंने ये देखा है कि लोगों की ज़िंदगियाँ वाकई बदली हैं। हम लोग नौकरियों के लिए, पैसों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर लिया। मुझे लगता है वक्त है एजुकेशन के पैटर्न को बदलने का, और अब बच्चे के इन्हीं पोटेंशियल को समझ के उसके पैशन को ही प्रोफेशन बनाने का वक्त है। उसके लिए अरेंजमेंट्स माँ बाप को करने होंगे, वो अरेंजमेंट्स बच्चा नहीं करेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे सिस्टम के अंदर एक स्केप को ढूंढा जाता है, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढा जाता है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा सके, जिसकी जिम्मेदारी तय करी जा सके, क्योंकि ये काम उन लोगों का है जो आपके लिए पॉलिसी बनाते हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी को ब्यूरोक्रेट्स को दे देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसको टीचर्स पे दे देते हैं, टीचर्स जो है उसको पेरेंट्स पे थोप देते हैं, पेरेंट्स जो है वो बच्चे पे थोप देते हैं। तो आज जो सबसे ज़्यादा कसूरवार हम लोग साबित करने पे लगे पड़े हैं, वो बच्चे को कसूरवार साबित करने पे लगे पड़े हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पास क्या पैशन है, कुदरत ने उसे कैसा बनाया है, ये जानने का काम सिस्टम का है, स्कूल का है, माँ बाप का है, समाज का है, उसका नहीं है। और अगर उस बच्चे के लिए वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है बाहर, तो ये गलती उस बच्चे की नहीं है, ये हमारी है कि हम वो नहीं बना पा रहे हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड हिम, और उसके हिसाब से हम उस सिस्टम को थोड़ा बहुत बदलें। यानी हम डिटेल हो रहे हैं, और मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये इन मुद्दों पे बात हम बाद में कर लेंगे कभी। मेरे पेरेंटिंग सेमिनार्स में हम लोग इन पे खूब चर्चा करते हैं कभी। हाउ टू मेंटेन schedule with the young kids like breakfast, lunch, dinner। मेरे ख्याल से तो स्केड्यूल बनेगा ही नहीं, मेरा तो नहीं बन पा रहा अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो, क्योंकि मैं आपको शेड्यूल बनाने की सलाह तभी दे सकता हूं अगर मैं खुद अपने घर में बना पा रहा हूं, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो नहीं बना पा रहा, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप अपने आप को, अपने काम को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल काम करते करते थक गए हैं, तो पहले आप पार्क में घूम के आ जाते थे, मैं गली में जाता था तो फ्रेश होकर के फिर वापस अपने काम पे लग जाता था, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? तब आप कितनी देर तक आप काम करते रहेंगे? एक टाइम पे आपका दिमाग जवाब दे जाएगा, तब आप सो जाएंगे, और वो सोने का वक्त नहीं होता। कई बार हम शाम को सो रहे हैं, कई बार हम रात को जाग रहे हैं, रात को जाग करके करने के लिए कुछ नहीं है, लाइट जलाएंगे, चीज़ें, बाकी लोग उठ जाएंगे, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? थोड़ा सा टफ है, बट मुझे लगता है कि बच्चों को समझ करके और उनके साथ कॉप अप ऐसे ही करना पड़ेगा जितना हो पा रहा है, जैसे हो पा रहा है। फोर्स मत करिए बच्चे को खाने पीने के लिए, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मैं जैसे बेटा अपनी बुक लिख रहा था कल, और मैं उसे हर आधे घंटे में आके तो कुछ खाना है, कुछ लेना, क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? मतलब इस दौर में खाने को ही दे सकते हैं हम, वो जो चीज़ें उसके लिए अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई हमें लग रहा है कि हम कहीं वो मतलब इम्यून ना कम हो जाए, बीमार ना हो जाए, भूख ना लगी हो, बच्चों को तो ध्यान रहता ही नहीं। ऐसा नहीं है, कोई भी जीव जो है वो भूख से नहीं मरता है, और अगर वो भूख लगने के बाद खाता है
तो जो बॉडी के ऊपर उसका असर होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका मैं एक क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ भी हूँ तो हमारे जो वाइटल फोर्सेस होते हैं ना बॉडी में, वो एक ही काम कर सकते हैं एक वक्त में, और दो बड़े काम हैं हमारी बॉडी के उन वाइटल फोर्सेस के जिम्मे। एक है बॉडी की हीलिंग करना, रिपेयरिंग करना, जो भी वीर टीयर है उसकी, मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, और दूसरा है डाइजेशन पे काम करना। तो जब हमारी बॉडी में कुछ गया हुआ है ना, जब वो वाइटल फोर्सेस डाइजेशन पे लगे हुए हैं ना, तो वो आपकी हीलिंग नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके इम्यून पे काम नहीं कर पाएंगे वाइटल फोर्सेस। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि खाने के बीच में इतना कम से कम डिफरेंस हो, इतना टाइम का इंटरवल तो हो, ताकि वाइटल फोर्सेस डाइजेशन पे काम करने के बाद आपकी रिपेयरिंग पे भी काम कर सकें, बॉडी पे वो VATF पे भी काम कर सकें। और जितना जो फास्टिंग है, जो हमारे पुराने टाइम से लेके आज तक जो फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, व्रत रखने का, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि बॉडी के वाइटल फोर्सेस को डाइजेशन से आराम दो और बॉडी को रिपेयर करने पे, पूरा ओवरहॉल करने पे, उसके ऊपर फोकस करने दो। सो भूख लग जाने, भूखा रहना जो है वो नुकसानदायक नहीं होता है। हाँ, हमें पता ही ना चले कि हम भूखे हैं और लंबे समय तक भूखे रह जाएं, वो थोड़ा दिक्कत देता है, और उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क। सो डोंट वरी। मुझे नहीं लगता ये चीज़ इतनी चिंता का विषय है, और मुझे नहीं लगता कि शेड्यूल के लेवल पे हमें चलना चाहिए। बस हमें इतना पता हो कि कितनी देर पहले हमने कितना खाना खाया था और उसके बाद काम कितना किया है, क्योंकि हम काम भी तो कम कर पा रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि हमने बच्चों को इस लॉकडाउन के दौरान मोटा कर देना है। जितनी ज़रूरत है कैलोरीज की, जितनी ज़रूरत है तो उतना बॉडी अपने आप मांग भी लेती है। सो अगर वो कम भी खा पा रहे हैं, अगर वो एक टाइम का खाना स्किप भी कर रहे हैं मतलब, तो भी आई डोंट थिंक कि ये कोई बड़ी बात है। और बाकी अगर शेड्यूल बनाना ही है आपको, तो फिर उनके सोने के टाइम पे भी फोकस करना पड़ेगा। फिर उनके बाकी एक्टिविटीज़, पूरा दिन आपको एक कोच की तरह उनके साथ लग के, मतलब कोच तो चलो हम डायरेक्शंस देता रहता है, लेकिन उनके साथ लग के, उनका कंपेनियन बन के उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं ग्रुप में खाना, सारे जब खा रहे होते हैं तब। तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को ना अकेले में मत दें खाना। ऐसा ना दें कि उसके लिए बन रहा है तो उसको अकेले को बैठा के कोई खिला रहा है। सारा बना लीजिए, तो बैठ के पूरी फैमिली खाइए। और जिसके पास डाइनिंग टेबल है वो डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करे, नहीं तो नीचे मैट बिछा लें, दरी बिछा लें, कुछ भी बिछा लें, नहीं तो नीचे फर्श पर बैठ के सारे खाएं। आई होप, मतलब मुझे लगता है ग्रुप में जब हम खाएंगे, बच्चा अपने आप ज़्यादा खाता है। आपने देखा भी होगा कि वो जब अपने सिबलिंग्स के साथ खा रहा है, या फिर जो उसके कज़न्स आ जाते हैं, या दूसरे जो बच्चे दोस्त आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा खाते हैं। तो ट्राई टू मेंटेन द चीयरफुल एनवायरनमेंट अराउंड हिम, और वो अपने आप खाने को वो अपने आप मांग लेगा आपसे। Skill attainment is being advised. Do you agree that during the current time it is the best way out? इसके ऊपर तो आई थिंक मैं पहले बोल चुका हूँ। This is the best way. Really, this is the best way to find out कि पैसे जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास जो भी स्किल है, अगर आप अपनी स्किल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और अगर आप अपनी स्किल से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं, आप कभी भी बोर नहीं हो सकते, आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। सो अगर इस दौरान कुछ ऑनलाइन मिलता है तो डेफिनेटली आई रिकमेंड स्ट्रांगली कि हमें इस दिशा पे काम करना चाहिए। What will you advise kids to spend their time with? Everything.
इन वन वर्ड अगर कोई मुझसे पूछे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं अवॉइड करने को बोलता हूँ। क्योंकि मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ कि बेटा दुनिया में किसी को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं और किससे बच के चलते हैं। इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि जिसके आसपास आप रहते हो वहाँ से लेते क्या हो, आपको चाहिए क्या। एक पेड़ को अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसे पानी की ज़रूरत है, वो ज़मीन से लेगा। उसे धूप की ज़रूरत है, वो सूरज से ले लेगा। उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वो एनवायरनमेंट से ले लेगा। क्लोरोफिल चाहिए उसे, तो वो कुछ और चाहिए तो वो आसपास के एनवायरनमेंट से ले लेगा। जो चाहिए वो ले लेगा और अपना डिजायर्ड कंपाउंड बना लेगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, और ये सिखाना डायलॉग बाजी से नहीं हो सकता। ये सिखाने के लिए आपको ऐसे रोल मॉडल खड़ा होना पड़ता है। आपको उस बच्चे को सीरियसली लेना पड़ता है। आपको शायद मालूम नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि हम सीरियस नहीं लेते अपने बच्चों को, बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। मुझे याद है अपने बच्चे का मैं आमतौर पर डिस्कस भी करता हूँ इस बात को। वो लगभग 3 या 3.5 साल का रहा होगा जब उसने बोलना शुरू किया था और तब चीज़ें पूछना शुरू किया था। तो इस दौरान हम लोग 3-4 साल की उम्र के बच्चों को हम बता देते हैं कि ये रेड लाइट का और ग्रीन लाइट का कॉन्सेप्ट हम लोग समझाना शुरू कर देते हैं कि येलो लाइट कब होती है, नो लाइट। तो मैं उसके साथ गाड़ी में जा रहा था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा, वो मेरे साइड में बैठा, बेल्ट लगा रखी उसने, हम लोग चल रहे। अचानक से मुझे उसके रोने की आवाज़ आई ऐसे उसके सुबकने की, मतलब। मैं उसकी तरफ देख के हैरान होकर बोला कि क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ। तो सेट की मैंने गाड़ी साइड में रोकी, उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक क्यों रोने लग गए। एंड ही सेड कि आप तो कह रहे थे कि रेड लाइट पर रुकना होता है, आप तो नहीं रुके। द मोमेंट ही टोल्ड मी, आई रियलाइज्ड कि मैं सचमुच मैंने ऐसा किया है। मैंने लिटरली उसके सामने ऐसे हाथ जोड़े, उसको बोला कि बेटा गलती हो गई, सॉरी बेटा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, आगे से ये गलती नहीं करूँगा, मैं रेड लाइट जंप नहीं करूँगा। जब हमारा बच्चा हमें बताए आप गंदे हो, जब हमारा बच्चा हमें बताए आप झूठे हो, जब हमारा बच्चा हमें बताए आप ऐसे हो, मैं आपको बताऊँ, he really mean it, and you should mind it, you must mind it, we must mind it, क्योंकि वो इतना प्योर है ना छोटा होते। एक्चुअली वो आपको बता रहा है, आप सुन नहीं रहे, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे। जब वो कह रहा है ना मेरे को मैम की बात समझ नहीं आ रही, जब वो कह रहा है मुझे ये मैडम अच्छी नहीं लगती, जब वो कह रहा है मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता, जब वो कह रहा है मुझे ये अंकल अच्छे नहीं लगते, सचमुच नहीं है वो अच्छे। मानिए आप इस बात को। छोटे बच्चे के पास बहुत बहाने नहीं होते हैं, वो बहुत फ्री होता है, अपनी जो भी अंदर आता है वो बाहर एकदम बोल देता है। सो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने कितना सीरियसली लिया है उनको। जैसे ही आप उनको सीरियसली लेना शुरू करेंगे वो आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप में से जितने पेरेंट्स हैं, आप जो पेरेंट बने हुए हो, आपके पेरेंट्स अगर आपको समझते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आपके पेरेंट आपको आज भी इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं तो आज अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये श्योर है। इट इज अप टू यू। अब आप ये देखिए कि आप अपने माँ बाप को, जो आपके माँ बाप हैं, आप उनको, उनकी जो सेवा करते हैं या जो उनको जो रिस्पेक्ट देते हैं, वो सचमुच देते हैं या आपको समाज का डर है? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और अगर हम उनको सीरियसली ले लेंगे बच्चों को, तो हमें उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनके आसपास हम वैसा एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली तैयार कर देंगे जैसा उनको सच में चाहिए।
अगर एक स्कूल उनको पसंद नहीं है तो लड़ाई लड़िए, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि एक पीढ़ी को खपना होता है एक चीज सुधारने के लिए। भगत सिंह की पीढ़ी सारी की सारी उसको जान देनी पड़ी, सब कुछ छोड़ करके उनको उतरना पड़ा सड़क पर, लड़ना पड़ा आज़ादी के लिए। फिर हमारे माँ बाप की उम्र के जो लोग हैं उन लोगों ने हरित क्रांति के लिए अपनी जान दे दी, खेती को बढ़ाने के लिए अपने पूरे, देख लीजिए आप आज एजुकेशन के लिए रेवोल्यूशन का दौर है, की ज़रूरत है। मतलब आज के दौर में हमारे यहाँ पे मछली पालन, कुत्ता पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, सबकी ट्रेनिंग है, बच्चा पालन की कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमें नहीं पता हम अपने बच्चों को कैसे परवरिश दे रहे हैं, हमें नहीं सिखाया जाता कि बच्चों की ज़रूरतें क्या क्या हैं, उनका सोचने का तरीका क्या क्या है, उनके लिए हमें किन किन चीज़ों का इंतज़ाम करना है ना। हम तो सारी जिम्मेदारी बच्चों पर डाल रहे हैं। तो हर चीज़ के साथ उनको टाइम बिताने दीजिए। आप उनको नहीं बचा पाएंगे, वो इंटरनेट आप आसपास नहीं होंगे तो आपसे छुप कर यूज़ करेंगे। जिसके पास जाने से मना करोगे वहाँ तो क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर तो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो तो जानना चाहता है। जिस चीज़ से आप मना करेंगे वो उसको भी जानना चाहता है कि कौन सी चीज़ से मना कर रहे हैं। सो आपको ये सिखाना है कि जो चीज़ें कोई बोल रहा है, जैसे मैं आपसे को जो बातें कह रहा हूँ, आपको सारी की सारी मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी की सारी सच मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये निकालना आना चाहिए कि आपको इन बातों में से उसका क्रक्स क्या निकलता है और आप उसको क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, ये आपकी समझ। तो बच्चे की उस समझ को डेवलप करना होता है और उसका एकमात्र तरीका है स्पेंड टाइम विद हिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। समझाने की कोशिश मत कीजिए, समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। दिस इज़ माई प्रायोरिटी, जैसे मैं इस तरह से सोचता हूँ बच्चों के केस में। और एनी इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर पेरेंट्स, दिस इज़ द इनफैक्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, पर बीच बीच में मैं इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देता रहा हूँ और लास्ट में भी वही मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए कि समझने की कोशिश कीजिए, समझाने की नहीं। ये दौर भी बीत जाएगा, ये लॉकडाउन भी चला ख़त्म हो जाएगा एक दिन, और जब ये ख़त्म होगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पीछे मुड़ के देखने का एक मौका मिलेगा कि इस दौर में हमारे पास मौका था अपने बच्चों के साथ बिल्कुल कनेक्ट होने का। खूबसूरत और बेहतरीन मौका आपके पास आया है, आपके ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया है ये मौका, कनेक्ट हो जाइए। वो माहौल मत बनाइए कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए हैं, घरों में बच्चों की पिटाइयाँ ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि माँ बाप को ना एक ही चीज़ नज़र आ रही है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। जैसे उनको ऐसा लगता है जैसे पढ़ने के बाद सारी ज़िंदगी जो है वो ऐशो आराम की गुजर जाएगी। बट आप समझिए 95% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज़ नॉट हैप्पी विद द वर्क व्हाट वी आर डूइंग। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझ पाएँ कि ये जो फोर्स्ड लॉकडाउन है, ये फोर्स्ड लॉकडाउन आने वाले वक्त में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया था, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए, बजाय इसके कि ये आपके घर को ख़राब कर गया। सिर्फ पढ़ने से ज़िंदगी नहीं बनती है, ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। इंसानियत बड़ी चीज़ है, अपने आप पे भरोसा करना बड़ी चीज़ है, लाइफ स्किल्स बड़ी चीज़ है। ज़िंदगी में नाकामयाबी जब हासिल हो उस वक़्त क्या करना है। जो लोग अपनी नौकरी जाने से डरे हुए हैं, जिनको नौकरी दोबारा से नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके लिए बड़ा टफ टाइम है। डोंट लूज़ होप, चिंता मत करिए। बुरे दौर से आए हैं, गुजरे हैं बहुत बार हम लोग, और फिर आ जाएंगे। हम गुलाम हुआ करते थे, अपना देश गुलाम हुआ करता था, आज हम आज़ाद हैं। इस आज़ादी को बरकरार रखना है, आवाज़ बुलंद रखनी है, अपने आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाना है। उसके लिए हमें मजबूत रहना होगा और हमें ये कोशिश करते रहनी होगी कि हमारी मजबूती कमज़ोर ना हो।
हम आपस में कनेक्टेड रहें, एक दूसरे के लिए जहाँ ज़रूरत लगे आपको आसपास उन लोगों को हेल्प कीजिए, जैसे भी आप हेल्प कर पाते हैं, और जितनी भी छोटी बड़ी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हम जैसे हम अपने बच्चों को यह कहानी सिखाते हैं कि हम ज़ीरो से शुरू किया था और तब हम यहाँ तक आए हैं, फिर दोबारा ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर आ जाएंगे, फिर मेहनत कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले भी तो किया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अगर दिक्कत है, अगर तो बेच देंगे मकान को, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या दिक्कत है बताइए। हमने कमाया है, यहीं से कमाया है, फिर कमा लेंगे, और बस हम जिंदा रहने चाहिए। तो हमारे हरियाणवी में एक कहावत है कि पूंछ कट गई तो क्या हुआ, अगर जिंदा रहे तो लांडा ही खा कमा लेंगे, लांडा बोलते हैं हम लोग जिसकी पूंछ कटी होती है उसको। तो पूंछ कटे में भी हम लोग कमा सकते हैं, और हमें हौसला बुलंद रखना है, यही मेरा लास्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। और फिर किसी दिन आपके सवालों के साथ फिर रूबरू होंगे। मैं देवेंद्र पलहरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।